बस तू ही तू पार्ट 9। कार्तिक का यह गुस्सा देखकर नंदिनी उसके चेहरे की तरफ देखती है। कार्तिक के जबड़े कसे हुए थे और आंखें उसे देखकर तो मानो जैसे नंदिनी के होश उड़ गए। कार्तिक इतनी जल्दी इतना गुस्सा हो सकता है, ये उसे यकीन नहीं हुआ। कार्तिक ने देखा कि नंदिनी के होंठ नीचे की तरफ झुकने लगे थे और मुश्किल से 1 मिनट हुआ होगा। नंदिनी रोते हुए सोफे पर जाकर बैठ गई। कार्तिक अब गुस्से के साथ साथ फ्रस्ट्रेशन करते हुए बोला, अब अपने ये घड़ियाले आंसू बंद करो। मैं घड़ियाले आंसू नहीं रो रही। आप कितना डाँटते हो मुझे। रोते हुए आवाज़ में नंदिनी ने कहा, तो तुम काम भी तो ऐसे ही करती हो। कार्तिक दाँत पीसते हुए बोला। नंदिनी अपने हथेली से अपने आंसू पोंछते हुए बोली, ठीक है ना, पहले नहीं बताया, अब बता देती हूँ ना मिस्टर कपूर, कहकर वो दोबारा सुबक कर अपने आंसू को और अपनी बहती नाक को पोंछती है। फिर नंदिनी कहना शुरू करती है, मिस्टर कपूर, मैं आज से, कहते हुए नंदिनी हिचकियाँ लेना शुरू कर चुकी थी। जो गुस्सा इस वक्त कार्तिक की आंखों में था अब हैरानी में बदल चुका था। मुश्किल से 3 से 4 मिनट हुए होंगे इन सब बातों में, लेकिन नंदिनी को देखकर कोई भी कह सकता था कि जाने कितने घंटे से लड़की रो रही है। नंदिनी अपना मुंह तो बोलने के लिए खोल रही थी, लेकिन उसकी हिचकी और उसके रोने की आवाज़ से वो अपनी बात कह ही नहीं पा रही थी। कार्तिक झट से आगे बढ़कर वहाँ से पानी का गिलास लाकर नंदिनी के मुँह से लगा देता है। नंदिनी 2 घूँट पानी पीती है और कार्तिक की तरफ देखकर कहती है, आप बहुत गंदे हो, आप बिल्कुल अच्छे नहीं हो, आपने मुझे इतना रुला दिया। मैं अब आपसे कभी बात नहीं करूँगी, अब आपके पास कभी नहीं आऊँगी, कहकर नंदिनी उठी और कमरे से बाहर की तरफ जाने लगी। तभी उसके हाथों पर किसी की पकड़ उसे महसूस हुई। नंदिनी पलट कर देखती है, नंदिनी के हाथों को कार्तिक ने पकड़ रखा था। नंदिनी अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करती है तो कार्तिक उसके हाथ को पकड़कर खींचकर सामने खड़ा कर देता है। अपने चेहरे को झुकाए नंदिनी आंसू से भीगे चेहरे के साथ कार्तिक के सामने खड़ी थी। कार्तिक उसे खींचकर अपने सीने से लगाता है, उसके बालों को सहलाने लगता है। अचानक से कार्तिक से मिले हुए इस अपनेपन में नंदिनी, जो अपने आंसू को रोकने की कोशिश कर रही थी, वो और ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। वो साथ-साथ कार्तिक को डाँटते हुए बड़बड़ाई जा रही थी कि कार्तिक ने किस तरह से उसे डाँटा है। कार्तिक उसे अपनी गोद में उठाकर बाथरूम तक लेकर गया और फिर एक नैपकिन गीला करके उसके चेहरे को अच्छी तरह से पोंछकर साफ किया। कुछ ही देर में ही उसके चेहरे को देखकर कार्तिक को अपने आप पर गुस्सा आ रहा था। जब वो जिम करके अंदर आया था तभी खिला हुआ फूल थी नंदिनी, लेकिन इस वक्त उसकी आँखें, उसकी नाक, उसके गाल सब रो-रो के लाल हो चुके थे। कार्तिक उसे लेकर बाहर आया, फिर उसने घड़ी को देखा और फिर नंदिनी को देखते हुए बोला, तुम अभी आधे घंटे तक कमरे से बाहर नहीं निकलोगी। क्यों? नंदिनी ने पूछा। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आधे घंटे तक तुम कोई अच्छा सा कॉमेडी वाला कार्टून देखो, तब तक मैं नहा कर आ जाता हूँ, फिर हम दोनों साथ नाश्ता करने बाहर जाएंगे। नंदिनी बड़ी सी मुस्कुराहट के साथ बोली, तो मैं आपके मोबाइल में कार्टून देख लूँ, मरता क्या ना करता। कार्तिक उसको इस हाल में तो बाहर जाने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकता था, क्योंकि उसके चेहरे को देखकर कोई भी कह देता कि वो रोई है और फिर कार्तिक को भले ही कोई नहीं डांटता, लेकिन दादाजी और उसके पापा तो ज़रूर 2 बातें सुना देते। कार्तिक अपने मोबाइल देते हुए बोला, देख लो। अपने फेवरेट सीरियल मोटू पतलू और टॉम एंड जेरी देखते हुए सोफे पर बैठ गई। कार्तिक ने नहाया। कार्तिक तैयार होकर तब तक नंदिनी बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी थी। कार्तिक उसके हाथ से मोबाइल छीनते हुए बोला, चलो चेहरे पर थोड़ा सा मेकअप लगाओ और बाहर आ जाओ। कार्तिक जैसे बाहर की तरफ निकलने लगा। नंदिनी चिल्लाते हुए बोली, आपने कहा था हम साथ में बाहर जाएंगे, अभी तो आप अकेले जा रहे हो, तुम आ जाओ तैयार होकर। मिस्टर कपूर, ऐसा नहीं है कि मुझे पता नहीं था, आप मुझे क्यों नहीं बाहर जाने दे रहे थे, क्योंकि आप डर रहे थे कि लोगों को पता चल जाएगा कि आपने मुझे रुलाया है। फिर भी मैं चुपचाप बैठी हुई आपका इंतज़ार कर रही थी। जाते हुए कार्तिक के पैर रुक गए और वो पलटकर नंदिनी की ओर देखता है। चुपचाप जब तक मैं तैयार नहीं होती यहाँ बैठे रहिए, वरना मैं फिर से रोने लगूंगी। नंदिनी आंखें दिखाते हुए बोली। कार्तिक उसे देख रहा था। ये लड़की वाकई में बहुत ज़्यादा चालाक थी। कार्तिक उसे अंडर एस्टिमेट कर रहा था। कार्तिक कुछ देर के लिए उस कमरे में रुका और उसे साथ लेकर ही कमरे से बाहर गया। अपोजिट डायरेक्शन होने के कारण कार्तिक अपने ऑफिस के लिए चला गया, जबकि नंदिनी ड्राइवर को लेकर ऑफिस की तरफ चली गई, जहां पर वह इस वक्त इंटर्नशिप कर रही थी। कार्तिक अदालत के बाहर आकर पिछले 10 मिनट से खड़ा था, लेकिन नंदिनी अब तक नहीं आई थी। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। लोग उसका इंतज़ार करते, वो कभी किसी का इंतज़ार नहीं करता था, लेकिन आज उसकी ये बीवी उससे वो काम भी करवा रही थी जो उसने ज़िंदगी में कभी नहीं किया। वकील साहब यानी कि नंदिनी के मनीष भैया आकर कार्तिक से कहते हैं, भाभी आई नहीं है अब तक, अगले 4 मिनट में हमें अंदर जाना होगा। मैं पहले ही कह रहा था कि मत इन्वॉल्व करो इस लड़की को, पर तुम सुनते कहाँ हो मेरी बात। कार्तिक गुस्से से अपनी आंखों पर लगाए हुए चश्मे को उतार कर मनीष की ओर देखते हुए बोला, यार बीबी है तुम्हारी, एक बच्चे की कस्टडी के लिए लड़ रहा है, दिखाना होगा ना कि बच्चों को माँ बाप दोनों का प्यार मिलेगा, तो फिर इंतजार कर बैठ के, मेरे सर पर नाच मत। कार्तिक गुस्से से चिल्लाते हुए बोला और उस ग्लासेस को अपने शर्ट के पॉकेट में डालकर
दोनों हाथों को अपने पैंट के पॉकेट में डाला और रास्ते की ओर देखने लगा। एक स्कूटर तेजी से आकर कार्तिक से बस 10-15 कदम पहले रुक गया। कार्तिक स्कूटर को देख रहा था। लाल पीले अजीब से कपड़ों को पहने हुए एक लड़की, जिसने ओढ़नी को अपने सर से लेकर चेहरे तक पूरा ढके बंधा हुआ था, स्कूटर से उतरती है। एक बड़ा सा बैग उसने अपने एक कंधे से लेकर कमर तक तिरछी में लटकाया हुआ था। ना चाहते हुए भी कार्तिक की नज़र उसके उस बड़े से बेढंगे कपड़े और उस बैग पर चली गई। मनीष भी इस लड़की की तरफ देख रहा था। लड़की स्कूटर को स्टैंड पर लगाती है और अपने हाथों को पीछे करके अपने सर पर बंधे हुए उस दुपट्टे की गांठ को खोलने लगती है। उसने दुपट्टे को खींच कर और उसे अपने सर से हटा दिया। दुपट्टा हटाते ही वो लंबे घने बाल जो उसने दुपट्टे के नीचे दबा कर रखा था, वो एक झटके के साथ उसके चेहरे के दोनों तरफ जाकर बिखर गए और उसके साथ ही हैरत में फैल गई कार्तिक और मनीष की आंखें। ये नंदिनी थी। मुस्कुराते हुए अपने दुपट्टे को उस बड़े से बैग में डालकर नंदिनी कार्तिक के पास आई। उसके उन कपड़ों को देखकर कार्तिक बोला, ये क्या होलिया बनाया है तुमने? कहाँ थी अब तक? अपने उस कपड़े को देखते ही नंदिनी मुस्कुराते हुए बोली, बस 2 मिनट, आपकी कार कहाँ है? कार्तिक क्योंकि अपनी कार से अलग हुआ था, उसने अंगूठे से उस तरफ इशारा किया। नंदिनी झट से दरवाज़ा खोलकर अंदर घुस गई। उसने ड्राइवर की तरफ इशारा किया तो ड्राइवर भी बाहर चला गया। काले शीशे होने के कारण बाहर से कुछ भी अंदर का नज़र नहीं आ रहा था। महज 2 मिनट के अंदर नंदिनी अंदर से बाहर निकली। सलवार और दुपट्टा तो उसके वही थे जो उसने पहले पहन रखा था, बस कमीज़ को बदल कर सलीकेदार पहनी थी। अपने बालों को ठीक करके अपने होठों पर हल्का सा लिपस्टिक लगाकर बालों को पिन करते हुए बाहर आई। 2 मिनट के अंदर उसके अंदर आए हुए इस बदलाव को देखकर कार्तिक और मनीष दोनों हैरान थे। वो मुस्कुराकर मनीष की ओर बढ़ते हुए बोली, एक बहुत अच्छी खबर लाई हूँ आपके लिए, कहकर उसने उस बैग को खोला जो अपने साथ लाई थी। एक फाइल को मनीष के हाथ में देती है। मनीष उस फाइल को पूरा पढ़ता उससे पहले ही अनाउंसमेंट हो गए और सभी अदालत के अंदर जाने के लिए चल पड़े। चलते चलते ही तेजी से मनीष फाइल के पेपर को देख रहा था। उसके चेहरे पर एक चमक आ गई, लेकिन अभी उसके पास इतना वक्त नहीं था कि वो नंदिनी से कोई सवाल जवाब करता। अपने दिमाग में कैलकुलेशन बिठाते हुए वो अदालत में अपनी जगह में जाकर बैठ गया और कार्तिक और नंदिनी अपनी जगह पर आकर बैठ गए। रंभा पहले अंदर आकर बैठ चुकी थी। कार्तिक को देखते ही वो कुटिलता से मुस्कुराई। कार्तिक उसकी मुस्कुराहट का मतलब अच्छी तरह से समझता था। अदालत की कार्रवाई शुरू हुई और सवाल जवाब के साथ रंभा का रोना धोना भी। एक दुखियारी औरत जो अपने पति के गुस्से का शिकार हो, जिसे उसका पति बहुत टॉर्चर करता हो, यहाँ तक कि मार कर घर से निकाल दिया, एक ऐसी दुखियारी औरत के तौर पर अपने आप को अदालत में साबित कर रही थी। कार्तिक कपूर क्योंकि अपने गुस्से के लिए बहुत ज़्यादा मशहूर था। लोगों को रंभा की बातों पर यकीन भी था, लेकिन नंदिनी के जुटाए हुए उस सबूत जो पता नहीं वो कहाँ से लेकर आई थी, रंभा की पोल खोलने के लिए काफ़ी था। लगभग 40 मिनट तक चले इस बहस के बाद अदालत के फैसले को अगली सुनवाई के लिए सुरक्षित रख दिया गया था। इस वक्त अदालत के बाहर मनीष, कार्तिक और नंदिनी तीनों खड़े थे। मनीष ने नंदिनी से बोला, तुम्हें कैसे पता चला इस मेडिकल रिपोर्ट के बारे में? मैंने तो बस अर्पित से कहा था कि कुछ इन्फॉर्मेशन मुझे उनकी ला कर दे। जब मैं भाई के एंगेजमेंट के लिए गई थी, अर्पित को क्या है ना, जासूसी का बहुत शौक है, तो बस अपने शौक को भी उसने पूरा कर लिया और हमारा काम भी हो गया। कार्तिक मनीष की ओर देखकर बोला, मुझे यकीन नहीं होता कि रंभा बच्चों की कस्टडी सिर्फ इसलिए लेना चाहती है क्योंकि वो मेडिकल अब इतनी फिट नहीं कि वो फिर से माँ बन पाए। नंदिनी कार्तिक की बात में हामी भरते हुए बोली, उन्होंने बैक टू बैक 4 बार अबॉर्शन करवाया है, जिसकी वजह से उनके यूट्रस काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं। कार्तिक के लिए ये सब हैरान करने वाली बातें थी। नंदिनी के लाए हुए पेपर्स में कुछ तस्वीरें भी थी जो कि रंभा के साथ थी, किसी लड़के की। मनीष ने अपने बहस में इस बात को साबित कर दिया कि अपने उस बॉयफ्रेंड से शादी करके सेटल होना चाहती है और क्योंकि अब वो माँ नहीं बन सकती, इसीलिए अब उसे इतने सालों के बाद याद आया है कि उसके बच्चे अपने हदी से वो कार्तिक से ले सकती है। अपने घर जाने के लिए मनीष अपनी गाड़ी लेकर निकल गया, जबकि कार्तिक ड्राइवर के हाथ में नंदिनी की स्कूटर की चाबी देकर उस स्कूटर से आने को कहता है और खुद नंदिनी को लेकर अपनी कार से घर आने लगता है। तुमने कमाल कर दिया, मुझे बिल्कुल नहीं लगा था कि तुम इतना आगे भी सोच सकती हो, कार्तिक ड्राइव करते हुए कहता है। वही तो प्रॉब्लम है मिस्टर कपूर, आप मुझे बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं। कार्तिक मुस्कुराकर उसकी तरफ अपना हाथ बढ़ाता है, लेकिन नंदिनी उसके हाथ में अपना हाथ नहीं देती। कार्तिक मुस्कुराकर गाड़ी को साइड में पार्क करता है और नंदिनी को देखते हुए कहता है, तुमने मुझसे पूछा था ना कि मैं तुम्हें डेट करूंगा, मिसेस नंदिनी कार्तिक कपूर, मैं आपको डेट करना चाहता हूँ। रात को डेट पर चलोगी मेरे साथ? नंदिनी नंदिनी मानो अंदर उसके दिल में लड्डू फूट रहे थे। उसके अंदर उसका दिल एक तरफ भांगड़ा कर रहा था, दूसरी तरफ कबड्डी खेल रहा था, लेकिन ये वो अपने चेहरे पर आने नहीं देना चाहती थी, लेकिन अपनी भावनाओं को छुपाने में इतनी भी सक्षम नहीं थी। उसके चेहरे की मुस्कुराहट बता रही थी कि इस बात से बहुत खुशी मिली है कि कार्तिक ने उसे डेट पर आने के लिए पूछा है। नंदिनी फिर भी ना में सिर हिलाती है तो कार्तिक उसके चेहरे को अपनी तरफ घुमाते हुए बोला, तुम्हारी आंखें कह रही है कि तुम आना चाहती हो, प्लीज चलो ना, कैंडल लाइट डिनर, लेट नाइट ड्राइव और भी बहुत जो चाहो। नंदिनी ने ना कहना चाहती थी, पर वो झट से हाँ में अपनी गर्दन हिलाती है।
आज नंदिनी कार्तिक के साथ डेट पर जा रही थी। अलमारी खोलकर देख रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था आज के खास दिन के लिए उसे क्या पहनना चाहिए। वो पहली बार कार्तिक के साथ ही नहीं बल्कि अपनी ज़िंदगी में पहली बार डेट पर जा रही थी। और ये डेट तो कार्तिक के साथ था तो उसे पूरी ज़िंदगी के लिए स्पेशल बनाकर रखना चाहती थी। कार्तिक तैयार होकर आ चुका था। नंदिनी को अपने कपड़ों के साथ इस तरह से युद्ध करता देख वो उसके पास जाकर बोला, ये कुश्ती क्यों खेल रही हो तुम अपने कपड़ों के साथ? नंदिनी अपना मुँह बनाते हुए कन्फ्यूज़न में पीछे पलटी। वो कुछ कहती उससे पहले ही उसका मुंह कार्तिक को देखकर हैरानी से खुला का खुला रह गया। उसने पहली बार कार्तिक को जीन्स और टी-शर्ट में देखा था। कार्तिक यूँ तो हमेशा ही हैंडसम लगता है, पर इसमें कौन कहता है कि वो नंदिनी से इतना बड़ा होगा। नंदिनी का मुंह इस तरह से खुला देखकर कार्तिक आगे आया और अपने एक हाथ उसके सर पर और दूसरा हाथ उसकी ठोड़ी पर रखकर उसके मुंह को बंद करते हुए बोला, ये लार क्यों टपकने लगा तुम्हारा मुझे देखकर? नंदिनी झट से ना में अपनी गर्दन को हिलाते हुए बोली, मैंने क्या हैंडसम लड़की नहीं देखी जो आपको देखकर मेरा लार टपकेगा? और ऐसा मैंने कब कहा ऐसा कि आप हैंडसम हो? अभी तो तुमने कहा। सच में? मैंने अभी ऐसा कहा क्या? नंदिनी अब खुद से ही सवाल पूछ रही थी। ये छोड़ो, ये बताओ तुम कर क्या रही थी यहाँ पर? मैं तैयार हो गया पर तुम अभी भी अपने इस अतरंगी कपड़ों में घूम रही हो। नंदिनी ने इस वक्त ग्रीन कलर की लोअर और पिंक कलर की टी-शर्ट पहन रखी थी। नंदिनी अपने कपड़ों की तरफ इशारा करते बोली, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं क्या पहनूं। इतना ज़्यादा क्यों सोचती हो? इसके लिए कुछ भी पहन लो। नहीं, मुझे कुछ स्पेशल चाहिए। मुझे ये तो पूरी लाइफ याद रखनी है। कार्तिक मुस्कुराकर उसके बाजू को पकड़कर उसे अलमारी के पास से साइड में हटाता है और खुद उसके कपड़ों को देखने लगता है। कोने में एक हैंगर में साड़ी लटका हुआ था। एक पिंक कलर की नेट की साड़ी थी। कार्तिक उसको निकालते हुए बोला, ये बेस्ट है। मैंने ब्लैक पहना है तो ये तो साड़ी पहन लो। नंदिनी अपने बालों को खुजलाते हुए बोली, हाँ मुझे भी पता है ये साड़ी है। नंदिनी उस हैंगर को अपने हाथ में लेकर साड़ी को देखते हुए बोली, मुझे पहनना नहीं आता ना, मैं कुछ और पहन लूँगी। लेकिन ज़रूरत क्या है, मैं पहना दूंगा ना तुम्हें कहकर कार्तिक ने उसके हाथ से हैंगर अपने हाथ में लिया। नंदिनी फिर से कार्तिक के हाथ से हैंगर खींचते हुए बोली, नहीं मैं खुद ट्राई करती हूँ, आप बाहर जाइए। कार्तिक उसके हाथ से हैंगर को खींचते बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, बहुत लेट हो जाएगा, मैं तुम्हें पहना देता हूँ। कहते हुए उसने अब तक हैंगर से साड़ी को अलग कर दिया था। नंदिनी साड़ी को पकड़कर खींचते बोली, मैं पहन लूँगी ना खुद से। यूट्यूब पर वीडियो को देखकर मुझे आता है पहनना, वैसे भी सीखना ही पड़ेगा। कार्तिक को मानो ऐसा लगा जैसे उसका प्लान फेल हो जाएगा। कार्तिक नंदिनी को बाथरूम तक ले गया। ब्लाउज और पेटीकोट नंदिनी के हाथ में देकर बाथरूम के दरवाजे को खोलकर दूसरे हाथ से बाजू को पकड़कर नंदिनी को अंदर करते हुए कहा, जल्दी से पहन कर आओ, मैं बाहर वेट कर रहा हूँ। कहते हुए उसने झट से बाथरूम के दरवाजे को बंद किया। बाथरूम का दरवाजा बंद होते ही अंदर नंदिनी खुशी से मुस्कुरा रही थी तो बाहर कार्तिक मानो जैसे उसे कितनी बड़ी खुशी मिल गई हो। लास्ट टाइम प्रीति ने उसकी इस खुशी को छीन लिया था, पर इस बार अपनी इस खुशी को किसी को भी छीनने नहीं देने वाला था। उसने जाकर सबसे पहले दरवाजे को बंद किया और अपने मन में कहा, इस प्रीति की बच्ची का कोई भरोसा नहीं, कब कमरे में घुस जाए। वो कहकर पलटा ही था कि दरवाजे पर नॉक हुआ। कार्तिक दरवाज़ा खोलता है तो सामने सच में प्रीति खड़ी थी। तू यहाँ क्या कर रही है? कार्तिक ने कहा, मैं तो 10 साल पहले इस घर की बहू बनकर इस घर में आई थी, तब से मैं इसी घर में रहती हूँ। प्रीति मुस्कुराते हुए जवाब देती है, इस वक्त मेरे कमरे के बाहर क्या कर रही है? कार्तिक अपनी नज़र छोटी करके बोला, कुछ नहीं, नंदिनी ने मुझे बताया है कि तुम लोग डेट पर जा रहे हो तो मैं उसकी कुछ मदद के लिए आ गई। कार्तिक अपने मन में कहता है, सच कहते हैं औरतों के पेट में कोई बात नहीं पचती है और ये नंदिनी तो अभी बच्ची होकर भी अपने पेट में बात नहीं पचा पा रही है। कार्तिक को अपने ख्यालों में खोया देख प्रीति अंदर की तरफ आते हुए बोले, अरे नंदिनी कहाँ है? दिखाई नहीं दे रही। कार्तिक का सपना आज फिर से लगभग सपना ही रहने वाला था। वह इतने अच्छे मूड में था, ये सोचकर खुश हो रहा था कि आज उसे नंदिनी को साड़ी पहनाने को मिलेगा। उसकी नज़र में आज भी वो दृश्य कैद था। नंदिनी का वो पहली सुबह जब उसने उसे साड़ी पहनाया था, उसे भुला नहीं था। वो जीना चाहता था उसे फिर से एक बार, लेकिन ये उसकी भाभी कम दोस्त आ गई थी फिर से उसके सुहाने सपने को मिटाने के लिए। नंदिनी के आने में शायद अभी 1-2 मिनट का वक्त था। कार्तिक ने झट से अपना फ़ोन उठाया और कॉल लगाई। प्रीति आराम से सोफे पर आकर बैठ चुकी थी। कार्तिक अपना फ़ोन लेकर गैलरी में खड़ा था। 2 रिंग जाते ही सामने से फ़ोन उठाया गया। हाँ बोल, क्या हुआ? भैया आप अपनी बीवी को कहो कि आपके कमरे में आए। क्या हुआ? कार्तिक वो वहीं आपको बता देगी। ऐसा कुछ नहीं हुआ भैया, बस उसे कहिए कि आपके कमरे में आए। कार्तिक ने सत्यम को कॉल किया था। ठीक है उसे फ़ोन दे, सत्यम ने कहा। कार्तिक गैलरी के अंदर आया और प्रीति के हाथ में फ़ोन देते हुए बोला, ये लो बात करो। प्रीति ने स्क्रीन पर देखा भाई नाम शो हो रहा था। प्रीति मुँह बनाते हुए कार्तिक को देखकर बोली, एक ही घर में रहता है फिर भी फ़ोन करके बात करता है। तब तक सत्यम की आवाज़ प्रीति के कान में आई, प्रीति मेरा लोअर नहीं मिल रहा है ब्लैक वाला, ढूंढ के दो तो मैं आती हूँ ना बस 5 मिनट में। वो नंदिनी प्रीति के आगे की बात उसके मुंह में ही रह गई। प्रीति जल्दी कमरे में आओ, सत्यम ने फिर से कहा। प्रीति समझ गई कि कार्तिक ने ज़रूर शिकायत कर दी होगी। प्रीति फ़ोन कार्तिक को देते हुए बोली, अपने भाई से मेरी शिकायत करता है, मुझे सीधे सीधे कह नहीं सकता था।
प्रीति कमरे से बाहर जाओ, कार्तिक गुस्से से हाथ जोड़ते बोला। प्रीति कमरे से बाहर जाने की बजाय फिर से सोफे पर बैठकर पैर पर पैर चढ़ाते बोली, अब तो मैं हिलूंगी नहीं यहाँ से, भले मुझे सत्यम की डांट ही क्यों ना सुनना पड़े। अब तक बाथरूम का दरवाजे की कुंडी खोलने की आवाज आ चुकी थी। कार्तिक ने प्रीति के बाजू को पकड़ा और उसे घसीटते हुए बाहर दरवाजे के बाहर करके जैसे ही दरवाजा बंद किया, नंदिनी बाहर आकर खड़ी थी। कार्तिक दरवाजा बंद करते हुए जोर से अपनी सांस बाहर छोड़ता है और अपने सर पर हाथ रखकर कहता है, बच गया। सामने नंदिनी पेटीकोट और ब्लाउज पहनकर बाहर आ चुकी थी और उसने बाथरूम में से एक टॉवल लेकर दुपट्टे की तरह से अपने गले में लटका रखा था। कार्तिक मुस्कुराकर नंदिनी की ओर देखा और बेड पर रखे हुए साड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला, आ जाओ। अच्छा, मुझे आपसे पूछना था, आपको कैसे आता है साड़ी पहनाना? कुछ नहीं, बस माँ दादी सब साड़ी पहनते हैं, उन लोगों को बचपन से पहनते हुए देखा है, तो बस समझ में आने लगा कि कैसे लपेटा जाता है। ऐसे कहकर उसने जैसे ही साड़ी उठाया कि फिर से दरवाजे को किसी ने ठोका। कार्तिक अपनी आंखों को बंद करके कहता है, ऐश्वर्या, प्रीति, इस बार तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। इस बार मैं भैया की भी नहीं सुनूंगा। वह कहकर दरवाजे की तरफ ऐसे देखता है मानो जैसे उसका कितना बड़ा दुश्मन इस वक्त बाहर खड़ा हुआ है। कार्तिक के हाथ से साड़ी लेते बोली, आप देख लो ना कौन है, मैं बाथरूम में जाती हूँ। कार्तिक ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी। नंदिनी साड़ी लेकर बाथरूम की ओर बढ़ गई। कार्तिक ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया कि नंदिनी जाते जाते अपने साथ मोबाइल लेकर गई थी। कार्तिक ने दरवाजा खोला तो प्रीति और हनी बनी और प्रीति के दोनों बच्चे, रिंकी के दोनों बच्चे भी इस वक्त दरवाजे पर खड़े थे। कार्तिक को ऐसा लग रहा था जैसे प्रीति की चोटी पकड़कर उसे इतना पीटे, वो खुद तो आई और खुद को बचाने के लिए बच्चों को अपना ढाल बनाकर लाए। उसे पता था कि ये सभी बच्चों को सोने का टाइम है और जरूर ये प्रीति की बच्ची उसके साथ में अपने बच्चों को भी उठाकर जबरदस्ती यहाँ ले आई है। प्रीति बोली, सत्यम जी को कुछ काम था, मैंने काम कर दिया, तो सोचा क्यों ना नंदिनी को तैयार कर दूं। वो बच्चे भी बोलने लगे कि उन्हें भी मामी और चाची को देखना है, तो इन्हें मैंने कहा चलो फिर। नंदिनी क्या कोई आठवां अजूबा है जिसे देखने के लिए लोग आएंगे? तो कितना पॉजिटिव हो रहा है उसको लेकर। कहाँ है नंदिनी? नंदिनी नंदिनी कहते हुए प्रीति अब उन 6 के 6 बच्चों को अपने हाथों से आगे की तरफ ढकेलते हुए कमरे के अंदर घुसा देती है और खुद भी कमरे के अंदर आ गई थी। कार्तिक अपने दांत पीस कर रह गया। बच्चों के सामने वो ज्यादा बोल भी नहीं सकता था, वरना आज तो सच में प्रीति की खैर नहीं थी। अरे अभी नहीं है नंदिनी कमरे में, क्या हुआ? तुमने फिर से उसे डांटा तो नहीं? प्रीति ने जैसे ही ये कहा सभी बच्चे कार्तिक की ओर घूर कर देखने लगे। कुछ दिन में ही नंदिनी इन सबकी फेवरेट बन चुकी थी और ये लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि कोई नंदिनी को डांटे। कार्तिक प्रीति की बातों पर पहले तो अपना मुंह बनाता है, लेकिन फिर बच्चों की नज़र अपने ऊपर महसूस करते ही कहता है, ऐसे क्या देख रहे हो तुम लोग? मैंने नहीं कुछ किया तुम्हारी चाची को, पक्का ना पापा? आपने मम्मा को नहीं डांटा है? कहाँ है मेरी मम्मा? हनी मुंह बनाते हुए आगे आई और कमर पर हाथ रखकर कार्तिक के आगे खड़ी हो गई। कार्तिक उसे अपनी गोद में उठाकर उसके गाल को चूमते हुए बोला, कुछ नहीं किया है तुम्हारी मम्मी को मेरा बच्चा। हनी भी अपने पापा के किस को वापस उनको देते हुए उनके गाल पर किस करते हुए कहती है, तो फिर कहाँ है मेरी मम्मा? बाथरूम में, बस आ रही होगी। प्रीति आराम से बच्चों को लेकर सोफे पर बैठ गई और बोली, अब तो मैं इंतजार कर लेती हूँ, वो आएगी तब मिलकर ही जाऊंगी। तुम अभी डिनर के टाइम पर उसके साथ थी ना? कार्तिक हनी को गोद से उतारते हुए प्रीति को देखकर बोला, हाँ, तो ऐसे बोल रही हो जैसे कितने दिनों के बाद आई हो कि मतलब मिलकर ही जाऊंगी। तब तक बाथरूम की कुंडी फिर से खुली। सभी एक साथ उस तरफ पलट कर देखते हैं। नंदिनी साड़ी को पहने हुए अपने मोबाइल को हाथ में थामे बाथरूम से बाहर निकली। वो बहुत प्यारी लग रही थी। उसके ऊपर गुलाबी साड़ी सच में बहुत प्यारी लग रही थी। उसने साड़ी परफेक्ट तो नहीं पहनी थी, पर उसकी खूबसूरती उसकी इस कमी को छिपा गई। सबको अपने कमरे में देखकर खुशी खुशी अंदर आते हुए बोली, क्या बात है, सब एक साथ? कार्तिक नंदिनी को साड़ी में देखकर खुश तो हुआ, लेकिन फिर से एक बार उसके हाथ से ये सपना, ये मौका चला गया। उसने पलटकर प्रीति की तरफ देखा जो कि इस वक्त नंदिनी से बात कर रही थी। अपने ख्यालों में ही उसने प्रीति को 36 तोपों से उड़ा दिया था। उसके जबड़े गुस्से से कसने लगे थे। प्रीति कहीं न कहीं ये बात जानती थी कि वो कार्तिक को इरिटेट कर रही है, लेकिन वो जानबूझकर कार्तिक को इरिटेट करने ही आई थी। तो भला देखती कि वो कार्तिक को इग्नोर करते हुए प्रीति बच्चों के साथ कार्तिक के ही कमरे में बैठी रही। नंदिनी आईने के सामने जाकर तैयार होती है। नंदिनी को तैयार होता देख कार्तिक प्रीति से कहता है, अब बच्चों को सोने के लिए भेज दो, लेट हो गया है और तुम जाकर सो जाओ। प्रीति अच्छे से जानती थी कि उसे इस कमरे से भेजने की ये सब कार्तिक की तरकीब है। नंदिनी अपने होठों पर लिपस्टिक लगाकर पलटते हुए बोली, प्रीति दी, आप भी क्यों नहीं चलती हमारे साथ? कार्तिक का तो मानो वो हाल था कि उसका मन कर रहा था वो जाकर दीवार पर अपने सर को इतनी जोर जोर से मारे कि उसका सर 2 हिस्सों में फट जाए। कार्तिक उसे डेट पर लेकर जा रहा है। ये उनकी पहली रोमांटिक डेट है उन दोनों की। नंदिनी प्रीति और बच्चों को वहां पर चलने के लिए बोल रही है, फिर ये डेट कहाँ रहेगा?
ये तो फैमिली आउटिंग पर बाहर जाने के जैसा हो गया। कार्तिक गुस्से से कमरे से बाहर निकल गया। प्रीति पहले तो पलटकर कार्तिक को तब तक देखती है जब तक कि उसकी नज़रों से वो घर के बाहर की तरफ नहीं चला गया। फिर वो पलटी और नंदिनी की तरफ देखा और दोनों ने ज़ोर से ठहाका मारकर हँसी। हँस-हँस के दोनों की बुरी हालत हो रही थी। जहाँ सोफ़े पर बैठे-बैठे नंदिनी अपने पेट को पकड़कर हँस रही थी, तो वहीं दरवाजे के पास रखी हुई कुर्सी पर बैठकर प्रीति हँस-हँस कर बेहाल हो रही थी। जबकि दोनों के बच्चे अपनी माँ और चाची को इस तरह से हँसते हुए देखकर एक दूसरे को ऐसा देख रहे थे मानो जैसे पूछना चाह रहे हो कि हुआ क्या है। अब इन बच्चों को कौन बताए कि सारी शैतानी नंदिनी की थी। कार्तिक ने जैसे ही नंदिनी के हाथ में साड़ी दी थी, नंदिनी समझ गई थी कि कार्तिक अब जानबूझकर उसे परेशान करेगा। इसीलिए मोबाइल लेकर ही बाथरूम में गई थी और प्रीति को अपनी मदद के लिए बुलाया था। प्रीति वापस जब सत्यम के कमरे में गई तो सत्यम को फिर से सारी बात समझाकर वो नंदिनी के लिए ही जा रही है, वो बच्चों को लेकर आ गई थी। नंदिनी सभी को गुड बाय बोलकर बाहर आई। कार्तिक गाड़ी में बैठे उसी का इंतजार कर रहा था। नंदिनी को अकेला घर से बाहर आते देख उसने राहत के साथ सांस ली। उसे तो सच में लगा था कि उसकी ये भोली बीवी सच में पूरी मंडली लेकर आ जाएगी। नंदिनी जैसे ही गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठी, कार्तिक बोला, क्या हुआ, तुम्हारी मंडली कहाँ रह गई? मंडली? नंदिनी ने कंफ्यूजन में पूछा। तुम्हारी प्रीति थी, तुम्हारे प्यारे प्यारे बच्चे। कार्तिक मुंह बनाते हुए बच्चों की तरह चिढ़ाकर बोला। और अपने मुझे बताया नहीं, उन्हें भी लेकर आना था। रुकिए, मैं अभी लेकर आती हूँ, कह के उसने दरवाज़ा खोलना चाहा, लेकिन अपना हाथ गाड़ी के दरवाजे से लगाए कार्तिक को उसके दूसरे हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचते हुए बोला, चुपचाप बैठी रहो वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। नंदिनी पलट कर कार्तिक को देखते हुए बोली, वैसे भी आपसे बुरा है कौन? देखिए कितनी ज़ोर से मेरा हाथ पकड़ रखा है, दर्द हो रहा है मुझे। कार्तिक उसके हाथ को छोड़ देता है। नंदिनी भी दरवाजे को फिर से बंद करते बोली, चलिए अब कहाँ लेकर जाएंगे आप मुझे, बताइए। कार्तिक पहले तो 2-4 गहरी सांस लेता है और अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। वो अपना मूड नहीं ख़राब करना चाहता था। उसे एक तो जल्दी छुट्टी मिलती नहीं। वो छुट्टी लेकर ख़ास सिर्फ़ नंदिनी के लिए उसके लिए डेट को अरेंज करके रखा हुआ था। साथ में वो अपनी और नंदिनी के रिश्ते को भी अब शुरू करना चाहता था। कम से कम ये जानने के बाद कि नंदिनी उसे पसंद करती है। कार्तिक अपनी तरफ से भी कुछ स्टेप बढ़ाना चाहता था। एक लड़की होकर नंदिनी स्वीकार कर चुकी थी कि इस रिश्ते को रखना है और उसे कार्तिक पसंद है, लेकिन कार्तिक ने अब तक खुले शब्दों में नंदिनी से ये सब नहीं कहा था। कार्तिक गाड़ी लेकर चल पड़ा था। ड्राइव करते हुए लगभग 35 मिनट हो गया था और अब वो लोग बीच की ओर आ गए थे। नंदिनी कार्तिक की तरफ मुड़कर बैठते हुए बोली, ये तो बीच का रास्ता है, क्या हम बीच पर जा रहे हैं? नंदिनी की बात सुनकर कार्तिक मुस्कुराकर हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। नंदिनी भी मुस्कुराते हुए फिर से बैठ गई। क्या फ़र्क पड़ता है, वो लोग कहाँ जा रहे हैं, वो दोनों साथ में है, उसके लिए तो यही बहुत बड़ी बात थी। कार्तिक ने कार रोकी और बाहर निकला। अब तक नंदिनी ने भी अपना सीट बेल्ट खोल लिया था। वो बाहर निकलते उससे पहले ही उसके सामने कार्तिक का हाथ था। नंदिनी एक प्यारी सी मुस्कुराहट अपने चेहरे पर लिए कार्तिक के उस हाथ में अपना हाथ रख देती है। कार्तिक ने उसकी उँगलियों को प्यार से थामते हुए कार से बाहर निकलने में उसकी मदद की। अपनी साड़ी को ठीक करके नंदिनी 2 कदम आगे आई तो कार्तिक उसे और करीब खींचकर उसकी कमर पर हाथ रखकर उसके साथ आगे बढ़ते हुए बोला, ये हमारी पहली डेट है और मैं चाहता हूँ कि इसी तरह की डेट हमारी लाइफ में आगे भी आए। नंदिनी सिर्फ मुस्कुरा रही थी क्योंकि उसे अपने सामने रोशनी से जगमगाता हुआ एक टेबल दिखाई दे रहा था। ये समुंदर का एक बीच था, एक किनारे पर जिसे चारों तरफ से सफ़ेद रंग के पर्दे लगाकर रंग-बिरंगी रोशनी से सजाया गया था और चमकती हुई लाइट के बीच और लाल रंग के दिल वाले बलून्स मानो सच में किसी का धड़कता हुआ दिल लग रहा था। कार्तिक क्या कह रहा था अब नंदिनी सुन भी नहीं पा रही थी। वो तो बस इमेजिनेशन वाली दुनिया को देख रही थी। ऐसा तो सिर्फ उसने फ़िल्मों में या फिर परियों की कहानियों में सुना था कि इस तरह की भी डेट हो सकती है, इस तरह भी कोई डेट पर जाता है, पर उसका सपना तो सच में सच हो रहा था। कुछ कदम आते ही नंदिनी ने महसूस किया कि उसके पैरों के नीचे रेत नहीं बल्कि रंग-बिरंगे फूल है। उसने अपनी नज़रों को उस रोशनी से हटाकर अपने पैरों की तरफ किया। लाल, सफ़ेद और पीले फूलों से जगह-जगह पर सजावट की गई थी। नंदिनी के चेहरे पर एक बड़ी-सी मुस्कुराहट आ गई और उसने कार्तिक की तरफ देखा। कार्तिक उसी को देख रहा था। नंदिनी कार्तिक के हाथों को कसकर पकड़ लेती है। वो वहाँ तक आ गई थी जहाँ से उसे अंदर जाना था। चारों तरफ पर्दा होने के कारण कोई भी उन्हें देख नहीं सकता था। नंदिनी जैसे ही कार्तिक की तरफ पलटी, कार्तिक उसे अपनी गोद में उठा लेता है। नंदिनी ने अपने हाथों को कार्तिक के गले में लपेटे हुए मुस्कुराकर कहा, ये बहुत खूबसूरत है, बिल्कुल वैसा जैसा सपनों में होता है, जैसा परियों की कहानी में होता है। कार्तिक आगे बढ़ते हुए मुस्कुराकर बोला, तुम भी किसी परी से कम नहीं हो, पर ये जादू करती है और देखो तुमने भी सब पर जादू किया है। सब कुछ दिनों में ही हर कोई घर में तुम्हारा फ़ैन हो गया है। कहते हुए अब तक वो अंदर आ चुका था।
उसने नंदिनी को नीचे उतारा तो नंदिनी चारों तरफ मुड़कर घूम घूम कर देख रही थी। पर्दे जो कि हवा के साथ उड़ रहे थे और उस रोशनी के साथ खेल रहे थे। टेबल पर खूबसूरत सी रंग बिरंगे कैंडल्स उस हवा में भी जल रहा था। नंदिनी झट से पीछे की तरफ पलटी और कार्तिक की गले लगते हुए बोली, मिस्टर कपूर, मैं बता नहीं सकती मुझे कितनी खुशी हो रही है। कार्तिक ने उसके कमर पर हाथ रखकर उसे अपने और करीब खींचा और कहा, मुझे अच्छा लगा कि तुम्हें ये सब पसंद आया। नंदिनी कार्तिक के कंधे से अपना चेहरा बाहर निकालते बोली, हम हमेशा इस तरह की डेट पर आएंगे। कार्तिक ने हाँ में अपनी गर्दन हिलाई। नंदिनी फिर से कार्तिक के कंधे पर अपना सर रखकर कुछ देर यूं ही खो गई। कुछ ही पल बाद दोनों गद्दे पर बैठे हुए थे। कार्तिक अपने हाथ को एक बड़े से गोल तकिए के सहारे टेक लगाए बैठा था, जबकि नंदिनी उसके पैरों को सोफा की तरह अटक कर बैठी थी। नंदिनी उस हवा को महसूस कर रही थी, वो मंद मंद हवा जो उस पर्दों से लड़कर अंदर घुस रहे थे, नंदिनी के बालों को अपने साथ यहाँ से वहाँ डोलने पर मजबूर कर रहे थे। कार्तिक मुस्कुराकर उसे देख रहा था और सच में बहुत खूबसूरत थी। कार्तिक को यकीन नहीं होता था कि नंदिनी जैसी लड़की उसके जैसे इंसान को पसंद कर सकती है। कार्तिक ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो नंदिनी अपना हाथ कार्तिक के हाथों में दे दी। कार्तिक उसके हाथ को पकड़कर खींचता है तो नंदिनी उसके बगल में जाकर गिरती है। कार्तिक के हाथों पर अपने सर को रखे नंदिनी अब कार्तिक की आंखों में देख रही थी। क्या हुआ? नंदिनी ने प्यार से पूछा। तुम्हें पता है तुम कितनी प्यारी हो? नंदिनी थोड़ी सी नटखट बनकर बोली। मतलब कुछ साल मिस्टर कपूर मेरी तारीफ कर रहे हैं। कार्तिक उसकी बात पर हंसकर बोला, अभी मैं तुम्हें किस एंगल से गुस्सैल नजर आता हूँ? कार्तिक के टी शर्ट के ऊपर बने हुए एक छोटे से प्रिंट को पकड़कर खींचते हुए नंदिनी बोली, अभी नहीं लग रहा है, पर आप हो गुस्सैल और वैसे ही गुस्से में सोचती नहीं है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। कार्तिक समझ रहा था कि नंदिनी किस बारे में बात कर रही है। क्या हम आज भी इसी बारे में बात करेंगे? कार्तिक ने प्यार से उसके गाल पर अपने हाथ रखते हुए बोला। नंदिनी उसके हाथ पर अपने हथेली को जकड़ते हुए बोली, हम हर उस बारे में बात करेंगे जो आपके और मुझसे जुड़ा हुआ होगा, क्योंकि बिना बात किए कुछ भी ठीक नहीं होता। कार्तिक कुछ न बोल सिर्फ नंदिनी को देख रहा था। मिस्टर कपूर, एक वादा चाहिए मुझे आपसे, बोलो जो तुम कहो, आज सब मानूंगा। कार्तिक अपने हाथ को थोड़ा ऊपर करके उसके हाथों को अपने होठों से लगाते हुए कहता है, जिंदगी में कभी ऐसा लगे कि कुछ गड़बड़ है तो पहले हम बात करेंगे। नंदिनी, मैं शर्मिंदा हूँ उस डिवोर्स पेपर वाली बात को लेकर। कार्तिक समझ रहा था वो कहना चाहती थी, इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आपको कभी कुछ लगे या मेरे बारे में कुछ आपको जानना हो, कोई फैसला लेने से पहले आप एक बार मुझसे बात ज़रूर करें। नंदिनी कार्तिक को सोचता पाकर कहती है। कार्तिक ने हाँ में अपने गर्दन हिला देता है और याद रखिएगा, मैं बार बार मौका नहीं देती। अब रोटी ना तो ये कैंडल नाइट डेट भी नहीं मना पाएगा मुझे। कार्तिक उसके माथे पर अपने होठ रखते बोला, तुम कितनी भी अब रूठ जाओ मैं मना लूंगा तुम्हें, नहीं मानूंगी मैं। नंदिनी ने थोड़ा जोर से कहा। कार्तिक उसके होठों पर उंगली रखते हुए बोला, अब रूठने नहीं दूंगा तुम्हें, इसी तरह का कैंडल लाइट अरेंज करूंगा और तुम्हें अपने पास ले आऊंगा। नंदिनी नाराजगी से कार्तिक को और थोड़ा पीछे करके उठकर बैठ गई और बोली, मतलब फिर ऐसा करेंगे? वो वादा नहीं कर सकते कि मैं तुम पर कभी नाराज नहीं हूँ, पर मैं ये वादा जरूर कर सकता हूँ कि मैं कोई भी फैसला लेने से पहले तुमसे बात ज़रूर करूँगा। अब मेरी ज़िंदगी के सारे फ़ैसले जो कि पर्सनल लाइफ़ से जुड़े होंगे उसमें तुम 50% की हकदार हो। तभी नंदिनी के कानों में बहुत ही स्लो लेकिन बहुत ही रोमांटिक म्यूज़िक की आवाज़ आई। उसने चमकती आँखों से कार्तिक की ओर देखा। कार्तिक खड़ा होता है, अपने हाथों को बढ़ाकर उसे भी अपने साथ उठाता है। नंदिनी के दोनों हाथों को उसने अपने सीने पर रखा और उसकी कमर पर अपने हाथों को और उस म्यूज़िक के साथ दोनों अपने कदम से कदम मिलाने लगे। मुस्कुराहट दोनों के चेहरे पर थी, जो ना कार्तिक के चेहरे से जा रही थी और ना ही नंदिनी के। कार्तिक भले ही रंभा के साथ पति वाला जीवन जी चुका हो, लेकिन उसकी और रंभा के बीच में कभी इस तरह का कुछ रहा ही नहीं। कार्तिक और रंभा दोनों ही लगभग एक ही मिजाज के थे, कारण उनके बीच कभी नहीं बनी। इक्का दुक्का मौका हटा दिया जाए तो दोनों एक दूसरे से बात भी नहीं करते थे। म्यूजिक खत्म हुआ तो कार्तिक को खाने के टेबल की तरफ इशारा करते हुए कहा, खाना खा ले। नंदिनी नामे गर्दन हिलाई और कार्तिक को गले से लगे हुए बोली, मुझे यहाँ से नहीं हिलना। कार्तिक ने झुककर नंदिनी की तरफ देखा, जो कि सच में बच्चों की तरह उसके सीने से लगी हुई थी। कार्तिक धीरे से उसके चेहरे को अपनी उंगलियों से ऊपर उठाता है। नंदिनी, जिसने अब तक आंखें बंद की हुई थी, कार्तिक ऐसा करते ही अपनी पलकों को ऊपर करती है और कार्तिक की आंखों में देखती है। कार्तिक नशीली आंखों से इस वक्त नंदिनी को ही देख रहा था। उसकी नजरें इतनी इंटेंस लग रहा था, मानो उसकी फीलिंग्स नंदिनी तक भी पहुंच रही हो। कार्तिक की आंखों में देखते ही कार्तिक की आंखों का नशा मानो जैसे नंदिनी में भी आ गया हो। कार्तिक बहुत इंटेंस नजरों से नंदिनी के चेहरे को देख रहा था। नंदिनी कार्तिक की नज़र को चाहकर भी हटा नहीं पा रही थी, बल्कि उसकी खुद की नज़र भी कार्तिक की नज़र से जैसे लग कर रह गई। वो कार्तिक का चेहरा नंदिनी की तरफ झुकने लगा और धीरे धीरे नंदिनी की आंखें बंद होती गई। प्यार का वो एहसास जिसे वो सच में जीना चाहती थी अपने मिस्टर कपूर के साथ,
उसकी ज़िंदगी में आज आ चुका था। वो अपनी फ़र्स्ट किस को जितना यादगार बनाना चाहती थी, उसकी फ़र्स्ट किस उतनी ही यादगार थी। इस क्षण को ना कार्तिक जीवन भर भूलता और ना ही नंदिनी। जब दोनों पहली बार एक दूसरे को पाने की फीलिंग में एक दूसरे की तरफ बढ़े थे, कुछ ही पल बाद अपनी सांसों को संभालते दोनों एक दूसरे के गले लगे, अपनी आँखों को बंद किए एक दूसरे से लिपटे हुए थे। यहाँ प्रीति जब कमरे में आई थी तो सत्यम प्रीति से नाराज़ था। कार्तिक जो कि कभी छुट्टी नहीं लेता था, बाहर जाना, घूमना-फिरना ये तो बहुत दूर की बात थी। आज जाने कितने दिनों के बाद उसका भाई इस तरह की किसी डेट के लिए माना था। सत्यम उसके लिए खुश था। नंदिनी के कहने पर ही सही, पर प्रीति ने उन दोनों को डिस्टर्ब किया। इस बात को लेकर वो प्रीति से बात नहीं कर रहा था। प्रीति यहाँ से वहाँ सत्यम को मनाते हुए घूम रही थी। गुस्से में सत्यम छत पर चला गया। प्रीति बिस्तर पर बैठे हुए बोली, ये कार्तिक का बच्चा अभी खुद तो नंदिनी के साथ रोमांटिक डेट एंजॉय कर रहा होगा और यहाँ मेरी नाइट बर्बाद कर दी है। सत्यम मुझसे बात भी नहीं कर रहा है। मैं थोड़ी ना गई थी कुछ करने के लिए, नंदिनी बोली थी आ जाओ। उसका भी चेहरा दुखी हो गया था। फिर नंदिनी की तरफ प्रीति के भी दिमाग की बत्ती जली। अरे नंदिनी अपना डेट एंजॉय कर रही है तो मैं क्यों ना अपनी डेट एंजॉय करूँ। उसमें से एक शॉ ड्रेस निकाली जो आजकल वो नहीं पहना करती थी। दोनों बच्चे के हो जाने के कारण उसने थोड़ा-सा वेट पुट ऑन किया था और इस कारण से अब वो ड्रेस पहनकर अपने ससुर के सामने जाते हुए अच्छा नहीं लगता था। इस वक़्त सभी सो रहे थे, इसलिए प्रीति वो कपड़ा पहनकर आईने में अपने आप को देखती है और फिर थोड़ा बहुत मेकअप करके उसने मोबाइल हाथ में लिया और छत की ओर बढ़ गई। सत्यम इस वक़्त छत की रेलिंग से टिक कर खड़ा था। वो जानता था वो नाराज़ होकर आया है, प्रीति मनाने ज़रूर आएगी और उसी का इंतज़ार भी कर रहा था। लड़कर भले ही आ गया हो लेकिन तुम आओगी प्रीति, वो इस बात का इंतज़ार ज़रूर कर रहा था कि उसकी बीवी उसे मना ले। तभी उसे छत पर किसी के आने की आहट महसूस हुई और वो दूसरी तरफ पलटकर अपने चेहरे पर फिर से गुस्सा ले आया। कदमों की आहट धीरे-धीरे सत्यम के करीब आई। इस परफ्यूम की खुशबू को सत्यम पहचानता था। ये प्रीति की खुशबू थी। प्रीति सत्यम के एकदम पास आकर खड़ी हो गई। सत्यम ने महसूस किया कि प्रीति ने अपना माथा सत्यम की पीठ से सटा दिया था। प्रीति ने अपने हाथों को सत्यम के सीने पर रखा और उसके गले लगते हुए बोली, नंदिनी के कहने पर किया ये सब। बहुत परेशान करना चाहती थी कार्तिक को, क्योंकि कार्तिक उसे बहुत परेशान कर रहा था। अब आप नाराज़ हो रहे हो, प्लीज़ मान जाओ ना। सत्यम मुस्कुरा रहा था। वो जानता था प्रीति उससे बात किए बगैर रह नहीं सकती। उम्र भले ही बढ़ गई थी लेकिन उसके बच्चों वाली बचपना अभी भी प्रीति के अंदर था। सत्यम थोड़ा-सा गंभीर था जबकि प्रीति थोड़ी-सी नटखट, शायद इसीलिए इन दोनों की जोड़ी हमेशा एक दूसरे को कंप्लीट करती थी। सत्यम प्रीति की तरफ पलटा। एक नील लेंथ ड्रेस पहने प्रीति उसके सामने खड़ी थी। उस पतले से स्ट्रिप की तरफ इशारा करते हुए सत्यम ने कहा, ये तुम्हारे पास अभी भी है? प्रीति मुस्कुराकर सत्यम की तरफ देखते हुए बोली, आपने गिफ्ट की थी, ये तो पूरी ज़िंदगी मेरे पास रहेगी। पहनती नहीं अब तुम ये सब। प्रीति को अपने करीब खींचा। माँ पापा रहते हैं, दादी माँ को अच्छा नहीं लगेगा, आपको कैसा लगा? प्रीति बोली, मुझे तो तुम हमेशा ही अच्छी लगती हो। आप नाराज़ नहीं हो मुझसे? आपकी कसम, नंदिनी ने खुद कॉल किया था मुझे आने के लिए। मैं भरोसा करता हूँ तुम पर, तुम्हें मेरी कसम खाने की ज़रूरत नहीं है। सत्यम की बात सुनते ही प्रीति उसके गले से लिपट गई। उनकी शादी को 10 साल हो गया था लेकिन प्यार आज भी उतना ही है, शायद बढ़ ही गया है। बीच पर जहाँ खाना पीना छोड़कर कार्तिक नंदिनी एक दूसरे के आगोश में आसमान के चाँद को देख रहे थे, तो वहीं कपूर हाउस पे छत पर खड़ा सत्यम प्रीति को अपने सीने से लगाए अपने चाँद को निहार रहा था। तुम्हें पता है थोड़ी-सी मोटी हो गई है, ये जो तुम्हारा गाल है ना, कहते हुए सत्यम ने उसके गाल को पकड़कर खींचा और बोला, ये बिल्कुल रसगुल्ले के जैसा लग रहा है। प्रीति अपना मुँह बनाते हुए बोली, मोटी नहीं हुई हूँ, मैं बस थोड़ी-सी, मेरे गाल चबी हो गए हैं। और ज़्यादा मोटा बोला ना मुझे, कल से ही डाइटिंग स्टार्ट कर दूँगी। नहीं, डाइटिंग का नाम सुनते ही सत्यम बोल पड़ा। एक बार किया था प्रीति ने डाइटिंग, हर घंटे यहाँ से वहाँ बेहोश होते हुए गिर रही थी। तब से सत्यम हमेशा से प्रीति के खाने-पीने का ध्यान रखने लगा। कार्तिक नंदिनी की आधी रात वहाँ उस बीच पर कैंडल लाइट डिनर के नाम पर बीती, तो यहाँ प्रीति और सत्यम की रात छत पर बीत गई। रात के 2 बजे कार्तिक और नंदिनी घर आए थे। कमरे में आते ही नंदिनी झट से बाथरूम में घुस गई। उसने जल्दी चेंज किया और इससे पहले कि कार्तिक चेंज करके बाहर आता, वो बिस्तर पर जाकर दुबक कर सो गई। कार्तिक जब तक चेंज करके बाहर आया, कार्तिक देखता है कि नंदिनी अपनी आंखें बंद किए हुए सोई हुई है। नंदिनी की इस घबराहट को वो समझ सकता था और इस बात का सम्मान भी करता था। उसे भी कोई जल्दी नहीं थी और ना ही ऐसा कुछ करना चाहता था कि नंदिनी अनकंफर्टेबल हो या फिर नाराज़ हो। ऑलरेडी उसने नंदिनी को बहुत ज़्यादा परेशान कर चुका था बीच पर, इसलिए उसने आज नंदिनी को और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहता था।